हाँ आज नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे गैंग्स ऑफ मेवात की, जहाँ के एमएलए मम्मन खां अब अरेस्ट हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बाबा रामदास जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके तो अब दर्शकों का आप ये बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो आप ये बताएं कि ये मम्मन खां की अरेस्ट जो है, वो इतने दिनों बाद क्यों हुई? और ऐसा क्या सबूत मिला जो मम्मन खां जो एमएलए है फिरोजपुर जिरका का, उसको पुलिस अरेस्ट कर पाई? सर, मम्मन खां पे को हरियाणा पुलिस डे वन से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जब से दंगा हुआ तब से। अच्छा, आजकल तो आपको मालूम है सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो अ, जो है फोन आपका कहाँ था, घटना के समय आप कहाँ थे, ये सबसे बड़ी गवाही तो आपका फोन दे देता है। हाँ जी, आपकी कहाँ पे तो 31 तारीख को दंगा हुआ है, तब 28, 29, 30 तारीख को ये जहां जहां गए हैं वहां वहां दंगा हुआ है। पुलिस के पास इसका पूरा एविडेंस है। और जी। 31 को भी ये दंगा स्थलों के इर्द गिर्द ही इनकी मौजूदगी पाई गई है। पुलिस के पास इसका एविडेंस था। पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बैठी थी, पूरा प्रूफ लेके बैठी थी। तो हेलो, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल। तो सर, पुलिस ने इनको 2 बार नोटिस भेजा कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। ये दोनों बार नहीं आए, तो फिर पुलिस को इनको गिरफ्तार करना पड़ा। पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने से पहले मोनू मानेसर की गिरफ्तारी दिखाई है, क्योंकि पुलिस को हम्म, ना दोनों पक्षों को बैलेंस करना था। हम्म, और इनको गिरफ्तार करने से पहले चूंकि मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया था, तो इनके समर्थकों में आक्रोश कम हो, इसका थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की है हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा पुलिस ने। तो इनकी गिरफ्तारी से पहले इन्होंने धारा 144 लगा दी पूरे इलाके में, और इंटरनेट जो है 12 घंटे के लिए बंद कर दिया था। तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, इनको कोर्ट में पेश किया और इनके लिए शायद 6 या 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, पर पुलिस ने इनको 2 दिन का पुलिस को रिमांड दिया है। तो अभी ये पुलिस कस्टडी में है और इनसे पूछताछ चल रही है। तो ये जो पूछताछ है, ये केवल दंगों को लेकर है या कि जो अन्य अपराध हुए हैं, जैसे साइबर थाना जलाया गया है, उसको लेकर भी है? सर, पुलिस तो जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो फिर वो तो पूरी बाल बाल की खाल निकालेगी ना, और वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि इस दंगे का जो मूल कारण था ना सर, वो 2 लोगों को सबक सिखाना था। एक तो पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने इनके साइबर क्राइम का जो पूरा रैकेट है, इसके ऊपर हाथ डालने की हिमाकत की, पुलिस ने हिमाकत की। और एक जो मोनू मानेसर है ना सर, इसका भी एक बहुत बड़ा एंगल है, बिजनेस एंगल। देखिए, इस इलाके में ये 2 किस्म का माफिया सक्रिय है। पहला तो है साइबर माफिया। तो सर, साइबर माफिया की स्टोरी ये है कि साइबर क्राइम की राजधानी जो थी पुराने जमाने में जामताड़ा होती थी। हम्म, तो यहां के दो दो विधायक अपने लड़कों को रोजगार दिलाने के लिए, रोजगार देख लीजिए, वाह क्या बढ़िया रोजगार है, हम्म, और उसमें से अपना भी एक मोटा शेयर रखने के लिए ये 2 विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब नूह के 2 विधायक मेवात के, हम्म, उन्होंने जामताड़ा के विधायक जो कि इनका सजातीय सधर्मी है, उससे बकायदा एक मीटिंग करके नेक्सस बनाया कि आप हमारे इलाके के लड़कों को भी ये कला सिखाइए, और बकायदा वहां भेज के ट्रेनिंग दी गई। तो सर, जामताड़ा में क्या है कि वो वहां के जो लड़के हैं ना सर, वो जी हाँ, करते थे बैंकिंग फ्रॉड, छोटे छोटे, कि जी आपका इतना है, आपके खाते में इतने पैसे हैं, ये ओटीपी आएगा, भेज दीजिए, इस पे क्लिक करिए, तो आप अपना ओटीपी बता दीजिए, तो किसी के खाते से 5,000 निकालिए, किसी के 10,000 निकालिए।
और रोजाना सैकड़ों कॉल करते थे जिसमें 2, 3 या 4% सक्सेस रेट होती है, और हर लड़का प्रतिदिन का 10, 20, 50,000, 1 लाख रुपया बना लेता है जैसा मौका हाथ लग गया। तो सर ये नूह मेवात के लड़के जामताड़ा से ये सीख के आए और इनके प्रश्रय में ये काम चल रहा था। पर चूंकि ये गुड़गांव के एकदम नजदीक बैठे हैं, और सर आपको मालूम है गुड़गांव तो हब है, गुड़गांव नोएडा ये जी हाँ। आपके साइबर का। तो यहां पे इनसे कुछ लोग मिले और इन्होंने वो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है जी हाँ, जी हाँ। उससे सेक्सटॉर्शन का एक रैकेट नया डेवलप किया। ये नूह मेवात का है, जामताड़ा वाले इसमें एक्सपर्ट नहीं है। अब हो सकता है जैसे ये वो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता है तो कल को जामताड़ा वाले भी जामताड़ा वाले भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लेके एक्सचेंज। चले जाएं, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जो नया जो मॉडस ऑपरेंडी है जो कि पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति को किसी ऐप से बुला के उसकी वीडियो बना लेगी 10-15 सेकंड की, कोई लड़की उनसे बात कर रही है और फिर कोई पॉर्न क्लिप में वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से उस व्यक्ति का चेहरा उस क्लिपिंग में चिपका दिया गया। अब आपकी एक झूठी फर्जी फेक पॉर्न क्लिप तैयार हो गई, फिर वो आपको भेज दी जाती है कि ये क्लिप हमारे पास है, इतना पैसा दो नहीं तो वायरल कर देंगे। कुछ लोग समझदार होते थे वो पुलिस में चले जाते हैं, जो लोग डर जाते हैं वो 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया तक लोगों से वसूला गया है। तो सर नूह मेवात के लड़के जो हैं मामन खां साहब के सहयोग, नेतृत्व और आशीर्वाद से जामताड़ा वालों से बहुत आगे निकल गए। अच्छा, जामताड़ा वाले लड़कों का अमाउंट जो है ठगी का वो छोटा होता है, 2,000, 5,000, 10,000। भाई गरीब आदमी ही तो इसमें फंसता है ना कि अम्मा आपका पैसा आया है, ओटीपी बता दीजिए। पता लगा अम्मा का पेंशन का खाता था, खाली कर दिया। और उसमें सक्सेस रेट इसलिए क्या है कि 100 कॉल करोगे तो उसमें से 96 लोग काट देंगे, 3 या 4% की सक्सेस रेट थी, अमाउंट छोटे थे। सेक्सटॉर्शन कॉल्स में सर एक तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, 20 to 30%, और द अमाउंट टू बी एक्सटॉर्टेड इज वेरी लार्ज। और इसमें क्या था कि इस इलाके के विधायक जी का बड़ा मोटा शेयरिंग थी, पर जब प्रेशर आने लग गया, सरकार पे प्रेशर आया, अच्छा कि 60 to 70% लोग ऐसी एक्सटॉर्शन कॉल्स में पुलिस के पास चले जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। और अब तो हरियाणा में तो सर एकदम आप सिर्फ एक ट्वीट कर दीजिए तो एफआईआर हो जाती है। अच्छा, वो ऐसा है? पोर्टल्स है मुख्य, हाँ जी हाँ, आप सिर्फ एक ट्वीट कर दीजिए, वो एक सीएम का पोर्टल है, उस पर 4 लाइन लिख दीजिए, एफआईआर दर्ज है। चलिए, अब जब तो बड़ा तक अच्छा उसका सिस्टम। निस्तारण नहीं होगा, जी हाँ, मैं तो इसका खुद भुक्तभोगी हूं। अच्छा मेरे आप ऊपर एक बार अच्छा। मेरे ऊपर एक बार एक हाँ, मेरे ऊपर भी एक बार है कि अजीत सिंह मुझे जान से मार देगा, अजीत सिंह बहुत बड़ा गुंडा है और मेरे को जान का खतरा है। उन्होंने लिख दिया, उन्होंने मुझे बुला लिया कि आओ भैया तुम तो बहुत बड़े गुंडे हो, आ जाओ। तो सर मैंने गुरुग्राम में जाके उनको सफाई दी और पूरा अपना, भाई साहब मेरे पास सारे प्रूफ थे, सब कुछ था कि असल केस क्या था, तब उन्होंने मेरी जान छोड़ी। तो सर जब पुलिस के ऊपर प्रेशर आया तो सर अप्रैल महीने में पुलिस ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। अच्छा, एक उसमें तीसरा एंगल भी है सर कि ये जो इलाका है ना, ये मथुरा, भरतपुर और नूह, ये जो है ये ऐसा ट्रायंगल है कि जिसमें एक तरफ यूपी, एक तरफ राजस्थान, एक तरफ हरियाणा पड़ता है। तो आप यहां क्राइम करो यूपी चले जाओ तो हरियाणा की पुलिस लाचार, यूपी में क्राइम करो राजस्थान चले जाओ तो है, तो क्योंकि वो इंटर बॉर्डर वाला चक्कर आ जाता है ना, तो ये बड़ा सूट करता था। और दूसरी बात है कॉल कहां से हो रही है, क्योंकि यूपी का टावर भी बता रहा है अपने यहां अगल बगल से एकदम ऐसी जगह बैठ गए जहां इधर यूपी है 1 किलोमीटर, इधर राजस्थान है, इधर हरियाणा में बैठे हैं।
तो पुलिस को जांच करने में बड़ा दिक्कत होती थी। तो इस हिसाब से ये इलाका बड़ा रिच था और नेताजी लोगों का तो वरदहस्त था ही। तो पुलिस ने जब क्रैकडाउन किया और उसमें 13 गांवों में सर जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ और सैकड़ों लड़के, मतलब सैकड़ों की तो गिरफ्तारी पुलिस ने दिखाई है। तो आप तो जानते हैं पुलिस अगर 10 को गिरफ्तार करती है तो 2 की गिरफ्तारी दिखाती है। तो जी, सर जी, जी। अब ये जो मुस्लिम घेटो मानसिकता है ना सर, इनमें एक बड़ा घमंड होता है कि अच्छा, वो बड़े गर्व से कहते हैं हमारे इलाके में तो पुलिस घुस नहीं सकती, हमारे इलाके में तो पैर ही नहीं रख सकती। मतलब जबरदस्ती, मतलब दुनिया भर का क्राइम करेंगे, पुलिस की औकात नहीं है कि हमारे इलाके में घुस जाए। तो इनको लगा कि अरे पुलिस ने हमारे ऊपर क्रैकडाउन कर दिया। तो सर ये जो दंगा था ना, ये इसमें पुलिस को सबक सिखाने का भी एक एंगल था। नहीं तो एक बात बताऊं सर, देखिए क्रिमिनल का एक अघोषित एक इनका एक वो है आचार संहिता है क्रिमिनल्स की, माफिया की, कि पुलिस पे हाथ नहीं डालना है, बिजनेस करते रहो पर पुलिस के साथ पंगा नहीं लेना है, पहला रूल। और फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अगर आपका जो दुश्मन है तो उस दुश्मन से दुश्मनी करो पर उसके बीवी बच्चों से नहीं। ये माफिया का एक अघोषित नियम होता है। तो ये भरसक सर पुलिस पे हाथ नहीं डालते। परंतु इस केस में आप बताइए ना, आम क्रिमिनल जो कि सिर्फ दंगेबाजी में क्या होता है सर, भीड़ भाड़ में लड़कों ने पत्थर चला दिया, कोई एक गुमटी फूंक दी, एक छोटी दुकान लूट ली, है ना, आते होते तो सड़क छाप लोग ही है ना। पर उसमें से थाना फूंकने की हिम्मत, थाने की दीवार को बस से लाके टक्कर मार के तोड़ दिया गया। उसके बाद थाने में खड़ी सभी गाड़ियां जला दी गई, तोड़फोड़ दी गई और थाने का सारा रिकॉर्ड फूंक दिया, थाना जला दिया। सर ये हिम्मत आम सड़क छाप दंगाई नहीं करता है। इसके तो लिए बहुत बड़े राजनीतिक वरदहस्त होता है। तो सर ये तो पुलिस को सबक सिखाने के लिए किया गया था पहला। अच्छा अब आइए दूसरा एंगल। सर उस इलाके में गैर कानूनी एक्टिविटीज के एक और बहुत जबरदस्त कमाई का जरिया है इस माफिया का। एक तो हो गया मैंने आपको सेक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम, उससे बड़ा मोटा पैसा होता है जिसका बहुत मोटी वसूली यहां जाती है इन लोगों के पास। नंबर 2 सर बीफ माफिया है बहुत बड़ा हरियाणा में। अच्छा हरियाणा की एक खासियत यह है कि हरियाणा में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। शेष हरियाणा में मुस्लिम पॉपुलेशन अगर है तो शहरों में थोड़ी बहुत है। जैसे मान लीजिए पानीपत शहर में होंगे 1000 आदमी, 2000 आदमी होंगे। पर जैसे ही आप जमुना क्रॉस करते हैं, पानीपत से मात्र 20 किलोमीटर दूर कैराना है जी, वो पूरा का पूरा मुस्लिम बाहुल्य है। उधर जमुना क्रॉस करते ही जो यूपी है पूरा मुस्लिम बाहुल्य है। तो सर अच्छा अब बीफ के साथ, बीफ में जब मैं बीफ की बात कर रहा हूं यहां पे, तो काऊ, बैल, बछड़े और गाय जो कि परित्यक्त हैं। मैं इनको लोग आवारा पशु कहते हैं, मैं इनको आवारा नहीं कहता, क्योंकि आवारा वो होता है जिसको आप घर में रख रहे हैं इसके बावजूद आवारागर्दी कर रहा है, जिसके लिए घर है। हम इन बेचारे पशुओं को छोड़ देते हैं। जब दूध देना बंद कर दी तो छोड़ दिया, बूढ़ी हो गई तो छोड़ दिया, बछड़ा पैदा कर दिया तो उसको सड़क पर छोड़ दिया। तो ये आवारा पशु नहीं है सर, ये परित्यक्त हैं। ठीक है ना। तो सर बात यह है कि अब एक परित्यक्त सांड सड़क पे घूम रहा है 1000 किलो उसका वजन है। और हमारे लिए वो एक हमारी जो एक आम किसान है लोकल, उसके लिए एक न्यूसेंस बना हुआ है ना। बेचारा पिटता फिर रहा है, लोगों के खेत में घुस के खाता है। लोगों ने अपने खेतों के इर्द गिर्द झटका मशीन लगा दी जिसमें 12 वोल्ट का करंट होता है
जितने चरागाह है वो भी किसानों ने कब्जा कर लिए, अपने खेत में घुसते नहीं और भाले गणाते थे लाठियों से और तेजाब से जलाते हैं, मारते हैं। तो हमारे लिए तो ये न्यूसेंस बने हुए हैं आम किसान के लिए, पर इनके लिए तो वो खाना है सर। और आपको मालूम है 1000 किलो का एक अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त बछड़ा जब सऊदी अरेबिया पहुंचता है तो उसकी वैल्यू 4 से 6 लाख रुपए होती है। 6 लाख रुपीज। तो अगर एक 20 बछड़ों का झुंड सड़क पे घूम रहा है तो आप सोच लीजिए 1 करोड़ रुपया घूम रहा है। तो सर इनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, पकड़ने के लिए पूरे हरियाणा में ऐसा एक नेक्सस है जो कि मारुति कारों में, मारुति ओमनी वैन्स में, मैंने स्कॉर्पियो में, जहां आप 2 सूटकेस नहीं रख पाते हैं उतनी स्पेस में 3 बछड़े, 3 बच्चियां, 2 गाय ठूंसी भी देखी हैं पानीपत में। मैं एक बार अच्छा? सुबह 4 बजे वहां, हाँ जी, एक बार मैं सुबह 4 बजे किसी काम से पानीपत आ गया। मुझे कैराना जाना था। जब वो कैराना में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, हुकुम सिंह जी ने बयान दिया था, तो मैं उस वक्त 5-6 साल पुरानी बात है, तो मैं सुबह 4 बजे कैराना सॉरी पानीपत पहुंच गया था। तो वहां पे सड़क में ना बहुत जबरदस्त गहमा गहमी थी। तो वो काऊ विजिलेंटे थे 10-12-15 बाइक्स पे और उन्होंने 3 गाड़ियां पकड़ रखी थी और पुलिस साथ में थी। तो सर मैंने जब वो पीछे से देखा ना तो उन गाड़ियों, कारें थी सर, जीपें और कारें, स्कॉर्पियो, बोलेरो, उनके अंदर 3-3 4-4 गायें ठूंस के बांध रखी थी। वहां मतलब जहां पे मैंने कहा ना जहां 3 सवारी नहीं बैठती वहां 3 गायें ठूंस रखी थी। और जैसा कि मैंने बताया एक गाय की वैल्यू है 3 लाख 4 लाख रुपया। जब वो स्लॉटर हाउस में डब्बा बंद होके पैक होके जब सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट पहुंच जाती है तो सर कितना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है इन गायों को स्मगल कर देना। एक ऐसी फैक्ट्री पंजाब में पकड़ी गई है जो बाहर से दिखने में फैक्ट्री थी और अंदर एक बाकायदे मोटराइज्ड ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस चल रहा था और उसमें इलाके की गाय और बछड़ों को पकड़ पकड़ के वहां बाकायदा पूरा प्रोसेसिंग करके टिन्ड माल बनाया जा रहा था पंजाब में। अभी पिछले महीने पकड़ा गया। आपने न्यूज में पढ़ी है बात? कहीं नहीं आई ध्यान न्यूज में में। नहीं आई। हाँ जी। तो सर ये माफिया पूरे हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे सक्रिय है। अच्छा दूसरी एक चीज, यूपी में योगी जी का राज है तो बहुत ज्यादा सख्ती है, पर उधर मेवात का सबसे बड़ा उसको बेनिफिट है कि उनके बगल में राजस्थान है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी है और उनके लिए तो वो वही दामाद जी है ना, उनके लिए तो ये लोग दामाद जी हैं, तो दामाद को कैसे नाराज करेंगे? तो सर सबसे आसान है कि किसी तरह पहले पशुधन को मेवात पहुंचाओ और राजस्थान ढका दो। तो सर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है, करोड़ों का टर्नओवर है और आई एम सॉरी टू से इसमें भी आपकी पुलिस और लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, चोरी छिपे पैसा लेके आंख बंद कर लेती हैं। तो ऐसे में मोनू मानेसर जैसा विजिलेंट, वो तो बिल्कुल बात सही है क्योंकि पुलिस की मिलीभगत के तो सर बिना तो बहुत अच्छा सारे काम हो ही नहीं सकते। अच्छा फिर आते हैं रोल मोनू मानेसर जैसे विजिलेंटे का। अब इनका यह कहना है कि ठीक है मोनू मानेसर भाई बड़ा हिंदूवादी, बड़ा मतलब बहुत राइट विंग का योद्धा है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी बीफ माफिया से एक्सटॉर्शन ये खुद करते हैं विजिलेंटिज्म के नाम पे। ऐसे भी लोग हैं, ब्लैक शीप आर एवरीवेयर। करेक्ट है तो दे ट्राइड टू बाय मोनू मानेसर और लोग बताते हैं कि वो नहीं बिका।
मोनू मानेसर को ये बीफ माफिया एंड ये पूरा कांग्रेस की जो है ना लॉबी थी, ये मोनू मानेसर को खरीद नहीं पाई। तो फिर मोनू मानेसर को ये धमकाने लग गए, कल तुझे मार देंगे, या करेंगे, वाह करेंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि मोनू मानेसर कॉन्टैक्टेड आपका ये लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो नया नया हिंदू हृदय सम्राट थोड़ा सा है पैदा हुआ है। अच्छा, वो आजकल हिंदू हृदय सम्राट बन रहा है। अरे आपको, अरे सर, उसका पीछे जो वो जेल से जो वीडियोस आए थे उसमें उसका आपने पूरा मैनरिज्म नहीं देखा? तो अपने आप को शहीद भगत सिंह बताता है। हाँ, अरे वो तो वो तिलक विलक लगा के हनुमान जी के भक्त है जी हम, तो हमारा हिरण कैसे मार दिया सलमान खान ने, है हमारी कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, ऐसे कैसे कोई गाय मार के खा जाएगा, हम बैठे हैं जी, हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब इसको ऐसा बताया जाता है कि इट इज सेड दैट व्हेन ही वाज थ्रेटेंड ही कॉन्टैक्टेड क्या नाम, लॉरेंस बिश्नोई। तो सर मोनू मानेसर के लिए ऐसा कहा जाता है कि द बीफ माफिया वांटेड टू बाय हिम, एक बड़ी मोटी रकम देके मोनू मानेसर को खरीदने का प्लान था, परंतु वो नहीं बिका। तो सर इस दंगे में मोनू मानेसर को भी सबक सिखाने का प्लान था, परंतु मोनू मानेसर इज वेरी स्मार्ट। वो सर सोशल मीडिया पे ही काम चलाता है, वो सामने बहुत कम आता है, तो वो इनके हत्थे चढ़ा नहीं। अच्छा सर, तीसरा एक एंगल सुन लीजिए कि सर ये जो मुस्लिम माफिया और मुस्लिम लीडरशिप है ना, एक तो इन्होंने क्या किया कि अपने सभी माफिया को एमपी एमएलए बना के सबसे पहले तो थोड़ा सा सिक्योर किया। अच्छा, इनका जो नेक्सस है वो शुरू होता है राइट फ्रॉम अपना नू मेवात, वहां से कैराना, वहां से ये पूरा होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वहां से सीधा चला जाता है वो जो सीवान वाला है, शहाबुद्दीन, जिसकी अभी पीछे जेल में डेथ हो गई, शहाबुद्दीन। तो सर ये बहुत बड़ा नेक्सस था। तो जब से यूपी में काम टाइट हुआ, हाँ जी, तो मुख्तार अंसारी की तो सर इतनी तूती बोलती थी कि आज से मैं आपको लगभग 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूं कि लखनऊ, मेरठ, जयपुर या कहीं का भी कोई आदमी जो मुसलमान है वो फोन करके खाली मुख्तार अंसारी के यहां खबर कर देता था कि मुझे फलाना आदमी परेशान कर रहा है, तो मुख्तार अंसारी का फोन उस आदमी के पास चला जाता था। और इतने बड़े रीजन में किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो मुख्तार अंसारी का फोन टाल देता। इतना बड़ा इस आदमी का टेरर था इतने बड़े इलाके में। सर क्या जयपुर, क्या यूपी, सर ये पूरा उनका जो टेरर था वो तोड़ दिया योगी जी ने। और आपके वो अतीक और अशरफ जो है वो पूरा गैंग, पूरा घर, पूरा खानदान मिट्टी में मिला दिया। तो सर जब ये यूपी में कमजोर हुए, तो जब भी इनको कोई भाजपा प्रदेश में संकट आता है तो ये कांग्रेस शासित प्रदेशों में घुसते हैं। जैसे आपको मालूम होगा भाई, मुख्तार अंसारी को शरण कहां मिली थी? रोपड़ जेल में, कांग्रेस का राज था, अमरिंदर सिंह ने शरण दी थी। तो अब सर इनके पास एकमात्र जो सुरक्षित जगह बची है वो राजस्थान बचती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और गहलोत जी है। और नूह मेवात वाला एरिया, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऐसा ट्रायंगल है कि आप इधर 1 किलोमीटर चले जाइए तो राजस्थान में घुस गए, इधर 1 किलोमीटर चले जाइए तो यूपी में घुस गए, इधर 1 किलोमीटर चले जाइए तो हरियाणा में घुस गए। तो सर यूपी के और तमाम जितने भी
तड़ी पार लोग शरण लेने आते हैं, वो आजकल इनके पास आते हैं और ये उनको राजस्थान में सेफ हाउसेस, सेफ एरियाज, सेफ्टी प्रदान करते हैं। बड़ा गहरा नेक्सस है। हाँ, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और इनकी आपस में, ये तो उम्मा है ना, उम्मत है ना भाईजान। अरे भैया, भाईजान ने कह दिया तो फिर कौन कौन टालेगा। तो सर, राइट फ्रॉम न्यू मेवात टू कैराना टू सेवरल पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, अब इलाहाबाद और गाजीपुर तो मान लीजिए कमजोर हो गया, तो फिर शहाबुद्दीन, बेशक शहाबुद्दीन नहीं रहे पर उनका बाकी गैंग तो एज इट इज काम कर रहा है, क्योंकि उनका पूरा जो बिहार का तो आपको मालूम है सुधार कुछ हो नहीं सकता है। बिहार में तो भाई राजद की सरकार है, तो वो तो भाईजान लोगों को तो फिर उनको तो सिर पे बैठाना ही है। तो सर, ये जो उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है ना, उम्मत की जो आपस का कोऑपरेशन है सर, इसका एक बहुत बड़ी कड़ी मामन खां है। बिकॉज यूपी बिहार के क्रिमिनल्स को राजस्थान में सुरक्षा प्रोवाइड करने, शरण दिलाने का पूरी नेक्सस यहां से नूह मेवात से होता है। तो सर, पुलिस ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिस इज द तो स्टोरी। पूरी कमर तोड़ने का प्लान है, मतलब आपका कहने का? हाँ जड़ से बिल्कुल। जड़ से खत्म करेंगे। हाँ, अब नहीं, अब ये तो सर देखना होगा कि खट्टर साहब में कितनी विल पावर है, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट योगी ना, हर आदमी योगी नहीं ना है। तो अब देखना ये होगा कि सर खट्टर साहब कितनी विल पावर शो करते हैं और हरियाणा पुलिस को कितनी छूट देते हैं। अच्छा। ओके। तो मोनू मानेसर को क्या इन्होंने राजस्थान को हैंडओवर किया क्या? सर एक बात बताऊं, इनफैक्ट मोनू मानेसर के खिलाफ इनके पास कोई सबूत है नहीं है। सर एक बात बताओ ना, मैं आपको फोन कर दूं, ओए तेरा जीजा बोल रहा हूं, है कि साले तेरा फूफा बोल रहा हूं, अब इस पर कौन सी धारा लगाओगे सर मेरे पे? आप बताओ भाई, मैंने आपको अबे साले बोल दिया, कौन सी धारा लगा के मुझे बंद करोगे? तो मोनू मानेसर पे यही आरोप है सर। वो जो दो लड़कों की जुनैद की और किसकी किसकी वो जो गाड़ी में जला के काऊ विजिलेंट्री ने हत्या की थी, उसमें मोनू मानेसर इन्वॉल्व नहीं था। इस दंगे में, मुन्नू मेवात के दंगे में मोनू मानेसर का कोई रोल नहीं है। मोनू मानेसर की कोई ऐसी भड़काऊ वीडियो नहीं है जिससे कि इतना बड़ा दंगा भड़क जाए। अरे किसी को आपने साले बोल दिया तो क्या उससे तुम पूरा नू फूंक दोगे? तो सर, अच्छा, एक बात अच्छा, ये है कि ये सारा रोल जो है, होता क्या है कि एक बार मैंने सुना है कि जयपुर में इन्होंने, जी जी जी, हाँ बोले बोले आप। हाँ सर, एक बार जयपुर में ना एक उन्होंने अभियान चलाया था कि हम सारी मजारें तोड़ेंगे जितनी भी हैं। तो मजार तोड़ने से पहले उन्होंने सबसे पहले सड़क के किनारे एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बनवाया, फिर पुलिस ने जानबूझ के बनवाया, प्रशासन ने, ऐसा मैंने सुना है। उसके बाद अच्छा। उसको 2-3 महीने में बड़ा कर दिया, वहां खूब पूजा पाठ होने लग गई। फिर एक दिन प्रशासन ने वो हनुमान जी का मंदिर वहां से तोड़ दिया। पहले हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, उसके बाद बताते हैं 100 या 200 मजार तोड़ी थी। तो सर पहले मोनू मानेसर को पकड़ा है, पहले मोनू मानेसर को पकड़ा है। अब आप देखते जाइए कौन कौन पकड़ाता है। अच्छा, ये मम्मन खां तो फिरोजपुर झिरका का एमएलए है, तो ये तो हाँ पकड़ाया गया है। ये इसने जो है वो बहुत बड़बोलापन भी किया था। इसने विधानसभा में भी बहुत बकवास की थी और ये कहा था कि देखें कैसे आता है मोनू मानेसर, और फिर उसके बाद फिर चारपाई पे जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की थी। लेकिन जो जी जी दंगा हुआ है वो तो नूह में हुआ है, आपके नूह कंस्टिट्यूंसी में। तो जी उसके एमएलए जो है वो आफ्ताब, उसका क्या रोल है?
सर उस आई थिंक उस एमएलए का नाम है इरफान अहमद ऐसे कुछ करके। आफ्ताब अहमद। तो आफ्ताब अहमद है। उस इलाके में आफ्ताब। 3 मुस्लिम एमएलए हैं, इतना मैं जानता हूं। मैं बाकी 2 हाँ, के 3 है। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं है। तो सर इनमें मेन जो है ना, ये जो बीफ माफिया, साइबर माफिया और यूपी और बिहार के माफियाओं को प्रश्रय देने वाला, राजस्थान में संरक्षण देने वाला, इसमें मेन जो है वो मामन खां का नाम ज्यादा आता है, ऐसा बताया गया है। तो बाकी लोगों की भी भूमिका की जांच हो रही होगी, परंतु ज्यादा फोकस जो है वो मामन खां पे ही है। अच्छा, अच्छा। तो इसका जो है क्योंकि हमने सुना था कि भाई मोनू मानेसर को गिरफ्तार किए जाने के से बड़ा रोष है कुछ हिंदू पक्ष में। अभी क्या स्थिति है वो? सर ये जितना जो थोड़ा बहुत रोष होता है ना, ये सोशल मीडिया पे दिखाते हैं लोग हैं। और हमारे हिंदू लक्कड़ बग्घे, इनको मैं जो सोशल मीडिया का जो ये राइट विंग है ना, जो सोचता समझता नहीं है, खाली फूं फाक करता रहता है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पे। जमीन पे इनको कुछ करना नहीं होता है। जमीन पे तो आम जी। आदमी को ये बेचारे जो है अपने हाल पे छोड़ देते हैं। सिर्फ इनको अपनी फेसबुक आईडी पे और ट्विटर पे और इस पे इनको फूं फाक करनी है। तो सर थोड़ी बहुत फूं फाक कर रहे हैं कि और ये बहुत ज्यादा ये लोग राजनीति कूटनीति समझते नहीं है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि वामपंथी जो है वो भाई नैरेटिव बिल्ड करने में वामपंथी बहुत तेज है इनके सामने। ये सब उनके सामने एकदम टाटा फिक्स हो जाते हैं। ये सिर्फ गाल बजा सकते हैं, जमीन पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कोई आक्रोश नहीं है, पुलिस को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है कितना आक्रोश है। और वो कोई मैटर नहीं है। और मैंने बताया ना, हाँ, मामन पुलिस खां को गई। पकड़ने से पहले जी। जी, मामन खां को पकड़ने से पहले मोनू मानेसर को पकड़ के इन्होंने सिर्फ बैलेंस किया है। राजस्थान पुलिस भी जानती है, हरियाणा पुलिस भी जानती है कि मोनू मानेसर के खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई मैटर बनता नहीं है। 2 समुदायों में वैमनस्य बढ़ाने का वो कौन सी 165 या कौन सी धारा होती है, 2 है। मैं 153 मुझे ए। धारा का नाम वो याद नहीं आ रहा। हाँ वही, बस उतनी है। उसमें खड़े पैर जमानत हो जाती है। तो इन्होंने सिर्फ मामन खां को पकड़ना था, इसके लिए बैलेंस बनाया है मोनू मानेसर को पकड़ के, और कुछ नहीं है। जी, 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 जी। तो आज के लिए फिर यहीं पर इसको विराम देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, और जी, दर्शकों को भी बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।